इसलिए कि इस देश में सभी को सस्ता सुलभ रूप में, साधन के रूप में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने, चाहे माल ढुलाई के रूप में अगर कोई साधन है तो उस समय भी और आज भी रेल परिवहन के अलावा आसानी से सुदूर प्रदेश तक आने जाने के लिए सभी वर्ग के लिए, चाहे उच्च हो, नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए अगर साधन है तो वही है। इसीलिए इस पर भी हुआ कि वैसे श्रेणी में इसको रखा जाए जिस पर एकाधिकार हो, चाहे वह राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। तो इस तरह से जो पहली जो 4 श्रेणी में जो विभक्त किया गया वह पहला, या उसमें 3 कैटेगरी जो आते हैं, अशस्त्र युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा और तीसरा है रेल परिवहन। अब हमारे सामने दूसरा जो श्रेणी है वो मिश्रित क्षेत्र है। छात्रों, जब इस औद्योगिक नीति की स्थापना की जा रही थी उसमें भिन्न भिन्न तरह की बातें अर्थव्यवस्था से संबंधित सामने आई और उस अर्थव्यवस्था में जो मुख्य रूप से था पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, निजी व्यवस्था। और वैसा महसूस किया गया कि इस तीनों में से किसी एक व्यवस्था को अपना के हम औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी अर्थशास्त्रियों का और उस समय के स्थानीय विद्वत जनों का यह मत हुआ कि वर्तमान परिवेश में और हिंदुस्तान की जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक जो परिवेश है, उस परिवेश से निजात पाने के लिए या उस समय के स्थिति से उबरने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अगर एक मात्र कोई व्यवस्था है तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह हुआ कि तीनों का मिला जुला जो प्रभाव हो, जो उसकी मेरिट्स हो, उसको अपनाते हुए उद्योग धंधों का विकास करने के लिए औद्योगिक नीति में यह प्रावधान किया गया। तो इस तरह से दूसरा जो श्रेणी जो विभक्त किया गया वह मिश्रित श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और मिश्रित श्रेणी में इस तरह के बहुत सारे, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में हो, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के रूप में हो या निजी अर्थव्यवस्था के रूप में हो, वैसे उद्योगों को इसमें लाया गया। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस से के यंत्रों, खनिज, तेल इत्यादि और भी इसके बहुत सारे उद्योग हैं जिस पर, यानी कहने का मतलब यह है छात्रों कि सरकार या उद्योगपति चाहे सार्वजनिक क्षेत्र, चूंकि हिंदुस्तान का या भारतवर्ष का जो एरिया है वो सभी एरिया में कोई एक व्यवस्था अगर चाहे कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उसका विकास कर सकें, तो वह संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं देना चाहता हूं कि आज भी बैंकिंग सेक्टर में ही जाइए तो बहुत सारे सुदूर प्रदेश में या बहुत अर्बन या रूरल एरिया में भी जहां बैंकिंग व्यवस्था नहीं है वहां भी निजी बैंक, प्राइवेट कंपनियां काम करती है ताकि देश का चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से
मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो व्यवस्था जिस क्षेत्र में जो उद्योग की आवश्यकता है और वहाँ के स्थानीय राज्य सरकार के सहमति से और उद्योगपति के कंसेंट से उस उद्योग की स्थापना करने के लिए छूट दी गई, उसमें वह प्रावधान किया गया। ठीक है। आगे है सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र। इसका हमने एग्जाम्पल दिया है, मशीन हो गया, टूल्स हो गया, चीनी हो गया, कागज हो गया, सीमेंट हो गया, ऊनी और सूती वस्त्र उद्योग हुए। छात्रों, इसमें सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सबको छूट दी गई। ग्रामीण क्षेत्र का, अर्बन क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र, सबका विकास करने के लिए यह फ्री इकोनॉमी के तहत वो छूट दिया गया। लेकिन सारी, चूंकि हमारा जो देश है वह लोकतांत्रिक प्रणाली है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, इसलिए कोई भी उद्योगपति, कोई भी उद्योग वैसा काम न करे जिससे यहाँ की जनता, यहाँ के श्रमिक, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों का किसी भी तरह से उसका शोषण न हो, या उस उद्योग का मुनाफा का अधिक से अधिक भाग वो अपने लिए यूज करे, यानी वह सिर्फ अपना उद्योग न समझ के बल्कि उस उद्योग का जो उनका कानूनन जो उनका शेयर बनता है, उसी शेयर का इस्तेमाल करने के बाद वो वहाँ पर जो भी उस स्रोत के जो हकदार हैं उनके बीच में वितरित होना चाहिए। इसलिए सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह सारे उद्योगों पर नियंत्रण रखे, देख रेख करे, ताकि कोई भी उद्योग जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रणाली की जो कल्पना है, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, उस कल्पना से हटकर किसी भी तरह का एकाधिकार की प्रवृत्ति उत्पन्न न हो सके। साथ ही साथ सरकार ने वैसा भी प्रावधान किया है उस औद्योगिक नीति में कि अगर वैसा उद्योग, वैसी संस्था जो निजी देखरेख में चलती है और जहां पर अधिकतम कल्याण की सुविधा रहती है, तो वैसी स्थिति में सरकार वैसे उद्योग को अपने तहत लेने का भी प्रावधान उसी नीति में की थी, यानी उसका राष्ट्रीयकरण करे या उसको अपने में सरकार अपने तहत विलय कर ले। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर आज भी वेलफेयर स्टेट होने के नाते प्राइवेट लेवल पर बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, और जब वो शिक्षण संस्थान स्मूथली जब चलता है और जहाँ वेलफेयर स्टेट की कल्पना की जाती है, अच्छे अच्छे लोग, विद्वत जन, पढ़ाने वाले जो जब शिक्षक होते हैं, तो सरकार वैसे संस्थान को अपने तहत अधिग्रहण कर लेती है और कम से कम फीस पर, शुल्क पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की भी वह प्रावधान इसमें किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार की पूर्ण जवाबदेही, जिम्मेवारी होती है कि जो भी उद्योग चल रहे हैं उस पर वो नियंत्रण रखे और समय परिस्थिति के अनुकूल जो उनके कानून में जो प्रावधान है, उस कानून और प्रावधान के तहत उसका उपयोग करते हुए उसकी देखरेख करे, हिफाजत करे, उसके विकास पर ध्यान दे। ठीक है। आगे है निजी उद्योग का क्षेत्र। छात्रों, 1948 की औद्योगिक नीति का बेस भी वही था जो आज उसका कंसेप्ट जो है देखने को मिलता है।
उसमें निजी क्षेत्र के उद्योगों की भी कल्पना की गई थी। यह कभी कभी यह देखा जाता है कि अप एंड डाउन की स्थिति होते रहती है आर्थिक अर्थव्यवस्था में। जहां पर प्राइवेट उद्योग धंधा फेल्योर होता है तो सरकार मदद करती है, चाहे जिस तरह का मदद हो, सब्सिडी दे, ऋण दे या जो भी हो। या जहां पर सरकार या पब्लिक सेक्टर की भी जहां पर अपने आप को असहज महसूस करती है, वहां पर निजी उद्योग को प्राथमिकता देते हुए निजी उद्योग को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी व्यवस्था जो है, रेलवे में आप जाइए तो उसका भी कुछ पार्ट है जिसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कुछ रेलवे का भी बोर्ड के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो रेल परियोजनाएं, जो रेल जो संचालित की जाती है, उसमें कुछ विशेष दर्जे की रेल का भी उससे हटकर परिचालन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि काल समय के अनुसार जो हमारी पेइंग कैपेसिटी है और समाज का जो डिमांड होता है, वो उस पर पहल करते हुए सरकार स्वतंत्र होती है कि इस तरह के जो उसमें निजी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को भी इन्वॉल्व करके अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करती है, ताकि उससे राष्ट्र को भी आय की प्राप्ति होती है। छात्रों, ये चार जो है, जो सेक्टर, जो चार क्षेत्र श्रेणियों में जो विभक्त किया गया है, इसके अलावे भी जो है वह है लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी प्राथमिकता उस समय दी गई थी और आज भी उसकी प्राथमिकता है, इसलिए कि इससे इनकम जनरेट बहुत ज़्यादा बृहद उद्योगों के बनिस्पत बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा उससे आय की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा जो फौज है देश के लिए, जो चुनौती है, वह ग्रामीण बेरोजगारी है। उस ग्रामीण बेरोजगारी को तत्काल उस पर काबू पाने के लिए लोगों को एक ढंग से जीवन बसर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की कल्पना उस समय की गई थी। और भले ही उसका आज के डेट में उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका एवं महत्व आज भी है। और इस तरह से उसी में यह प्रावधान किया गया कि जो भी औद्योगिक नीति है, चाहे राज्य सरकार की हो, भारत सरकार की हो, वह हर एक 2 योजना यानी 10 साल के बाद उसकी समीक्षा करती है और समीक्षा करने के बाद स्थिति परिस्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन करके उसे लागू किया जाता है। तो यह जो है 1948 की औद्योगिक नीति की यह कंसेप्ट हुआ और उसी कंसेप्ट पर, उसी विचारधारा पर, उसी नींव पर आज भी भिन्न भिन्न औद्योगिक नीतियाँ बनी हैं और उस औद्योगिक नीतियाँ का चर्चा हम अगले क्लास में और इस करेंगे। लेकिन बेस मेरा यही हो गया। धन्यवाद।